शैलेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जयशंकर ने देखिए आराघची से यहाँ पर फोन पर बातचीत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हुई है ईरान के विदेश मंत्री के साथ, और इससे पहले देखिए हम लगातार एक एक अपडेट इसको लेकर आप तक यहाँ पहुंचा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरी बात यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में कई ऐसे भारतीय भी हैं जो लगातार वहां पर मौजूद हैं, और उन्हीं ने यहाँ पर फोन पर देखिए बातचीत की है जो विदेश मंत्री है ईरान की आराघची के साथ। डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं शैलेंद्र, आपको लगता है कि क्या इसके आगे भी ईरान और हमले करने की क्षमता रखता है, या फिर एक दो दिन की ये बात है? जय हिंद, नमस्कार। अगर एक अच्छा एनालिसिस कर देखें और समझने की कोशिश करें हो क्या रहा है, हुआ है एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो इजराइल ने ऑफिशियली डिक्लेयर करी है कि उन्होंने स्टार्ट किया है। यूएस ने बोल दिया कि हम उनके साथ इस पूरी प्लानिंग में है, इस पूरी स्ट्राइक के ऊपर है। उसके बदले में जब बॉल ईरान के कोर्ट में थी तो ईरान ने, और ये जो पहली भी स्ट्राइक हुई है वो यूएस ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था कि फरवरी 28 तारीख, हमारे फौज में इसको बोलते हैं NMB, नो मूव बिफोर, अगर कोई भी मूव करनी थी तो यूएस ने डिक्लेयर कर रखा था 28 फरवरी की डेट, और उन्होंने उस हिसाब से काम कर लिया। अब आइए बारी ईरान की। ईरान ने पहले से डिक्लेयर किया हुआ था किसी भी तरह का अटैक अगर ईरान के ऊपर होता है तो वो खाड़ी में आग लगा देगा। मिडिल ईस्ट में कंट्रीज को टू दी एक्सटेंट ये भी बोला गया था उस समय कि उनके जो पेट्रोल रिजर्व्स हैं उनके ऊपर भी वो स्ट्राइक कर सकता है। बेसिस ऑफ यूएस तो है ही है, बट अपने आप में एक अलग। क्यों? क्योंकि उसका सीधा सीधा रीजन है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल नहीं है जो यूएस की धरती तक पहुंच पाए। सो अगर किसी भी तरह का बदला लेना है, किसी भी तरह का स्ट्राइक करना है, किसी भी तरह की सुपीरियॉरिटी लेनी है, किसी भी तरह का जज्बा दिखाना है, तो सीधी सीधी बात है इजराइल जिसको वो स्ट्राइक कर सकता है, और वो मिलिट्री बेसिस जो कि मिडिल ईस्ट में है। 28 बेसिस हैं, आप ऑलरेडी देख रहे हैं 8 कंट्रीज के बेसिस के ऊपर वो ऑलरेडी स्ट्राइक कर चुका है। अब जो बारी आएगी वो ये आएगी कि क्या यूएस अपने इन बेसिस से वापस ईरान के ऊपर स्ट्राइक करता है या नहीं करता। दूसरा, ये जो 8 कंट्री जहां पर बेसिस हैं, क्या वो एक ऑफिशियल स्टैंड लेकर अटैक करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम पिछला छोटी सी हिस्ट्री देखें, 12 दिन का जो लड़ाई हुआ था जब कतार में यूएस के बेस के ऊपर ईरान ने स्ट्राइक किया था, तब कतार ने भी यही बोला था कि ये हमारी सोवरेनिटी का सवाल है, हम बदला जरूर लेंगे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि उनका कहना था कि ये स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ यूएस के बेस पर हुई है, उनकी धरती पर नहीं हुई है। अगर इस तरह का सेंटिमेंट, जो मुस्लिम ब्रदरहुड का सेंटिमेंट अगर चलाया जाए तो शायद वो सक्सेसफुल हो, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ये स्ट्राइक अदर देन यूएस बेस पर भी आ गई है, चाहे वो कोलेटरल डैमेज बोलिए, चाहे किसी भी तरह का डैमेज बोलिए। इसलिए अब सिचुएशन ये बन गई है कि लड़ाई इजराइल की नहीं है, लड़ाई यूएस की नहीं है, लड़ाई जो है यूएस अब एक्सपोर्ट कर रहा है कि ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई हो जाए, और उस लड़ाई में ईरान के ऊपर ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो उसके अगेंस्ट हो जाए, और यूएस को एक मॉरल राइट मिल जाए कि मैंने दुनिया बचाने के लिए, पीस लाने के लिए, इस वजह से ईरान के ऊपर एक भरपूर जिसको बोलते हैं ना तगड़ा वाला अटैक वो उसने किया है। सो यहां पर अब सिचुएशन है। बेशक आपने बहुत सही बात यहां पर कही कि ट्रंप का यही मकसद था कि किसी भी तरीके से मिडिल ईस्ट को अपने पक्ष में कर लो, और फिर वो क्या फैसला ईरान के पक्ष में लेगा ये देखना होगा, और इसी पर सबकी निगाहें यहां पर लगातार बनी हुई है। इस बीच आप देखिए ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले से परमाणु युद्ध का माहौल जैसा बन चुका है, और चीन और रूस ने अमेरिका की एटमी पॉलिसी पर निशाना भी साधा। वहीं ईरान के एटमी अड्डों पर हलचल इस वक्त तेज हो गई है। ईरान को जितनी बेरहमी से कुचला गया वो उतना ही भयानक बदला ले रहा है। ईरान का इंतकाम खाड़ी देशों को बारूद से खौला रहा है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ईरान के परमाणु अड्डों पर जो ऑर्डर आया है उससे तो ये तय हो चुका है कि अब न्यूक्लियर हथियारों से ही युद्ध का फैसला होगा। फिलहाल ईरान अपनी नेवी, ड्रोन और रॉकेट फोर्स को आजमा रहा है, लेकिन IRGC कमांडर इब्राहिम जब्बारी ने अमेरिका को धमकी दी है
कि अभी ईरान सिर्फ पुराने हथियारों से बदला ले रहा है। जल्द ऐसे हथियारों से पलटवार होगा जिसकी कल्पना ट्रंप और नेतन्याहू ने भी नहीं की होगी। ईरान के हौसले चीन और रूस जैसे न्यूक्लियर पावर के समर्थन में आने के बाद अब और ज्यादा बढ़ गए हैं। चीन ने ट्रंप की एटमी पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी है। चीन ने ट्रंप की एटमी सनक पर निशाना साधा है। 坚持自卫防御核战略，始终将自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，不与任何国家进行核军备竞赛，始终恪守 अब चीन की तरह ही रूस ने भी ईरान पर अमेरिका के हमलों को बर्दाश्त से बाहर कहा है। रूस ने ट्रंप को फौरन युद्ध रोकने की धमकी दी है। मतलब दो महाशक्तियां ईरान के साथ है। तो क्या अब ईरान अपने एटम बमों की टेस्टिंग के लिए तैयार है? खतरा यह भी है कि ईरान एटम बम का टेस्ट सीधे युद्ध में कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 440.9 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसे 60% तक संवर्धित किया गया है। हथियार ग्रेड के लिए यूरेनियम को 90% संवर्धन करना होगा। मतलब एटम बम बनाने के लिए ईरान को सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है। यानी परमाणु बम के लिए हथियार ग्रेड यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, जिससे ईरान कम से कम 10 एटम बम जब चाहे तब बना सकता है। ट्रंप ने इसी डर से ईरान से युद्ध शुरू किया है। उन्होंने ये धमकी दी कि ईरान को कभी एटम बम नहीं बनाने देंगे। लेकिन अब क्या ईरान उनकी धमकी को सुनेगा? यकीनन नहीं। It's always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear. ट्रंप ने पहले एटमी डील को ऑफर दिया। ईरान जब उनसे डील करने पहुंचा तो उस पर हमला हो गया। ऐसे में ईरान कितना सहेगा, कितना डरेगा? युद्ध भड़काने के बाद तो ईरान जैसे पलटवार करने लगा है, उससे साफ है कि ईरान अब हर हद पार कर डालेगा। तो देखिए, आप लगातार ये सारी अपडेट न्यूज 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ब्रेकिंग के जरिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां ड्रोन अटैक यहां पर हुआ है। बहरीन में एक बहुमंजिला इमारत में ये ड्रोन हमला हुआ। आप देखिए, अचानक से हमला हुआ और ऊपर जो जितने भी वहां पर हिस्से थे इस इमारत के, आप देखिए किस तरीके से तबाह होते हुए, बाकायदा चिंगारियां आग के नीचे उड़ती हुई